नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बात सबसे पहले पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान जेन जेड का आंदोलन अब विवाद में बदलता जा रहा है। जेन जेड युवाओं में अंतरिम प्रधानमंत्री नाम को लेकर फूट पड़ गई है। जेन जेड का एक तरफ पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमत है, तो दूसरे ग्रुप ने यह कहकर कार्की के नाम को खारिज कर दिया कि हमने भ्रष्टाचार के साथ बड़े नेताओं का भी विरोध किया था, अब हमें बूढ़ा नेता नहीं चाहिए। सुशीला कार्की की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, इसलिए लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमन घिसिंग को अंतरिम पीएम बनाया जाए, जबकि अब तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है। कई युवा काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। और बता दें आपको, जेन जेड युवाओं ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान होकर नेपाल सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो धीरे धीरे हिंसा, पथराव, आगजनी में बदल गया। प्रदर्शनकारी युवा हिंसा पर उतर आए। अब अंतरिम पीएम को लेकर प्रदर्शनकारियों में फूट पड़ गई है। उधर आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 1300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में जेन जेड और अफसरों के बीच दूसरी बार बातचीत शुरू हुई, जिसमें पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई, लेकिन दोपहर 1 बजे तक लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम भी सामने आ गया। तो आपको पूरी कहानी जो बताएं, पिछले 4 दिनों से जो नेपाल की सड़कों पर हिंसा और उपद्रव का जो तमाम जो चल रहा है, जो पूरा कार्यक्रम, उसको लेकर वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस ने नेपाल के जो स्थिति है सड़कों पर जो है उस पर तो काबू पा लिया है। प्रधानमंत्री ओली जो है खुद इस्तीफा देकर जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, राष्ट्रपति भी जा चुके हैं, सारे मंत्री जो हैं उनके वो नदारद हैं, सरकार के तमाम जो अफसरान हैं वो नदारद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब सवाल है कि वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाने का। अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कई नामों से, पहले बालेन शाह जो कि काठमांडू के मेयर थे, जो युवाओं में पोस्टर बॉय के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद सुशीला कार्की जो कि चीफ जस्टिस रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, आवाज़ उनकी मुखर रही है, ईमानदार एक व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती हैं। उनके नाम पर भी बात हुई, लेकिन अब लाइटमैन के नाम से कहे जाने वाले तीसरे व्यक्ति का नाम सामने आया है, घिसिंग, कुलमान घिसिंग। इन तीनों को लेकर जो जनरेशन जेड के जो युवा हैं उनके बीच में जो है वो फूट पड़ी हुई है। तीनों के नाम को लेकर सहमति किसी के नाम पर नहीं बन पा रही है। अब उनकी देखिए जो बातें जो सामने आई है प्रदर्शनकारियों की, उनका कहना है कि हमने शांतिपूर्वक जो है वो प्रदर्शन की अपील की थी। राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की। तख्ता पलट के 2 दिन बाद जो है वो जनरेशन जेड का एक बयान जो है वो सामने आ रहा है। बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर हम युवाओं ने प्रदर्शन किया था, ये तो तमाम उनके बयान हैं। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद को भंग करना है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमें परिपक्व होने में समय लगेगा और इसलिए अंतरिम सरकार की वो बार बार पहल कर रहे हैं। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम बयान जनरेशन जेड की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7,000 लोगों ने, 7,000 से अधिक लोगों ने वहाँ पर ऑनलाइन वोटिंग की है और ऑनलाइन वोटिंग के बाद जो है वो ये सामने आया कि वहाँ पर जो है अंतरिम सरकार के लिए 2 से 3 नाम सामने आया। सबसे पहले बालेन शाह का नाम आया। बालेन शाह को जनरेशन जेड के जो है युवाओं ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इस पूरे मामले से। उन्होंने अब खुद को अलग थलग कर लिया। इसके बाद दूसरा नाम आया सुशीला कार्की, जो कि भारत में BHU से पढ़ी हुई हैं, चीफ जस्टिस रही हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी सारे मामलों में मुखर होकर जो है टिप्पणियां भी की है, फैसले भी दिए हैं, इसलिए वहाँ की युवाओं की वो पसंद थी। लेकिन अब तीसरा नाम जो आज की चर्चा में है वो आया है वहाँ के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का, जो इस पूरे आंदोलन में भी जनरेशन जेड का एक चेहरा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों चारों नामों में से आखिर पीएम नाम पर, वहाँ पे अंतरिम पीएम प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। आज फिर आर्मी के हेडक्वार्टर में जो है वहाँ पर एक बैठक हुई है, तीसरी दौर की बैठक हुई है, उसमें भी जो है वो सामने नहीं आ पाया। सुशीला कार्की के नाम को लोगों ने, युवा ने नकार दिया कि उनकी उम्र ज़्यादा है और हम इसीलिए लड़ रहे थे कि उम्रदराज लोग अभी तक संविधान को तोड़ मरोड़ कर जो है हमसे खिलवाड़ कर रहे थे। इसके बाद
आपको पूरी घटना की अगर जानकारी दें कि अब तक 34 लोगों की जानें जो है वो आधिकारिक रूप से कहा गया है। 1300 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 6 मंत्री जो हैं वो नदारद हैं। खुद प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड है, राष्ट्रपति को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है और तमाम लोगों जो हैं वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे, अब आपको इसको कुलमान सिंह का एक जो है हम वो बता दें कि किस तरह उनका जो पूरा परिचय है। शिक्षा उनकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमशेदपुर से उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1994 से नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से वो जुड़े रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उनके घाटे में डूबे, इन्हीं को उन्होंने मुनाफे में बदला है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है पिक्चर जो साफ होनी चाहिए वो पिक्चर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। 3 दावेदार जो है वो जनरेशन जेड की पसंद बन के सामने उभरे हैं। उनमें अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुलमान सिंह जो है, जो वहाँ के लाइटमैन कहे जाते हैं, इनका नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 4 दिन हो गए पूरी हिंसा को, उसके बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो नेपाल की हिंसा के लिए है, वहाँ के युवाओं के लिए है और तमाम जो है राजनीतिक घटकों के जो लोग हैं, राजनीतिक चिंतक के लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा सवाल बन के उभरा है कि आखिर ये स्थिति कब तक रहेगी। तो ये तमाम तरह जो चीज़ें हैं ये आखिर जो है, अब उसके बाद हम सुशीला कार्की का भी आपको परिचय बता दें। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की शिक्षा BHU से किया हुआ है, MA किया हुआ है। उन्होंने भारत में पढ़ाई की है। 2016 में नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। उसके बाद लगातार उनके कार्यकाल में कई ऐसे सख्त बयान, टिप्पणियां, फैसले और इसके अलावा उनका नज़रिया भी सामने आया जिसमें ये समझ में आता है कि वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना एक मुहिम चलाती रही हैं। लगातार जो है मुहिम जो है वो आगे बढ़ाती रही और इसीलिए जनरेशन जेड के जो युवा हैं उनकी पसंद बनी है बालेन शाह के बाद। बात कर लेते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और स्पेशल सेल की जानकारी दी है इन्होंने एडिशनल CP प्रमोद सिंह ने। उन्होंने बताया कि झारखंड से 2, दिल्ली से 1, तेलंगाना से 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से 2 यानी आफ्ताब और सूफियान को दिल्ली से पकड़ा गया जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। तीसरा आतंकी अशहर दानिश को रांची से तबराक से वहाँ एक लॉ से गिरफ्तार किया गया है। 2025 से छात्र बनकर ये छुपा हुआ था। एक आतंकी हैदराबाद और एक मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापेमारी के दौरान अजहर दानिश के पास एक पिस्टल, कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं और जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सभी गिरफ्तार आतंकी ISIS के स्लीपर मॉड्यूल सेल से जुड़े हुए थे। इनका मकसद स्लीपर सेल में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को जोड़ना और दानिश और आफ्ताब केमिकल हथियार बनाने के विशेषज्ञ बताए जाते हैं। इनके पास से जो रासायनिक और उपकरण जो मिले हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये बम बनाने में, खासतौर पे हाइपर एक्सप्लोसिव बम बनाने में जो है वो ये माहिर है। और जिस तरह से जो डिवाइसेस बनाते हैं, ID जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, उनको लेकर इनको जो महारत हासिल है और ये कोशिश इनकी ये रहती है, स्लीपर जो मॉड्यूल से होता है ISIS का, तो उनके बारे में बता दें, कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये छुपे रहें और जब इनको आदेश दिया जाए तो अचानक ये पूरी तैयारी के साथ जो है वो अपने मंसूबे पर निकल जाएं, अभियान पर निकल जाएं, टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
अब इनको देखिए, जिनके जो 5 आतंकी पकड़े गए हैं। सुफियान अबू बकर खान, ये दिल्ली से पकड़ा गया। आफ्ताब कुरैशी, इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। कामरान कुरैशी उर्फ समर खान, राजगढ़ से गिरफ्तार किया। अजहर दानिश, रांची से। और मोहम्मद हुजैफ, यमन, हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी स्लीपर मॉड्यूल सेल के जो हैं आतंकी हैं। अब इसके पास से जो सामग्री बरामद हुई है उनके बारे में देख लीजिए। सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉल बेयरिंग, सेफ्टी ग्लास, रेस्पिरेटरी मास्क, सेफ्टी ग्लव्स, वायर, मदरबोर्ड, लैपटॉप, ये सभी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने में जो है वो सभी चीज़ें जो है ये काम आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो मिसिंग है, डेटोनेटर जो है उसमें मिसिंग है और उसकी तलाश की जा रही है। ऐसे कुछ चीज़ें और मिसिंग है जो कि आईडी बनाने में जो काम आते हैं, तो उनकी तलाश जो है वहाँ पे की जा रही है। तो ये तय था कि ये स्लीपर सेल यहाँ पर थे और किसी बड़ी तैयारी में लगे हुए थे। ख़ास तौर पर ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो त्यौहार आने वाले हैं, दीपावली जैसे कई त्यौहार हैं, उसकी ये तैयारी में जुटे हुए थे ताकि जो हैं वो हाइपर डिवाइसेस बनाकर अपने मंसूबे पर ये जो हैं वो कामयाब हो पाए। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल नामक नासूर को खत्म करने के लिए लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और ये लगातार अभियान उन्हें सफलता भी दिला रही है। आज की अगर हम बात करें तो गरियाबंद जिले में गुरुवार को आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मैनपुर के जंगलों में सुबह से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और वहीं जानकारी ये कहती है कि मैनपुर क्षेत्र के जंगलियों में नक्सलियों के बड़े लीडर को मार गिराया गया है। आपको बता दें, सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को, तो गरियाबंद E30 STF और कोबरा की बटालियन सर्चिंग पर निकली। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर समेत 10 बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और जिस बड़े नक्सली CC मेंबर को मारा गया है उसका नाम मनोज बताया जा रहा है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। गरियाबंद SP निखिल राखेचा का दावा है कि कई बड़े नक्सली इस अभियान में मारे गए हैं। पूरी तरह से जब अभियान समाप्त हो जाएगा, सर्चिंग की जाएगी, उसके बाद जो है उनकी जानकारी निकलकर सामने आएगी। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरह से ऑपरेशन आगाज, जिसे नक्सलियों ने नाम दिया है कि ऑपरेशन जो है आगाज जो है वो उनके मुताबिक, लेकिन सुरक्षा बलों के मुताबिक ये जो मियाद दी गई है, और आपको अब हम पुरानी कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि 18 महीनों के जो पिछले सफलता के दौर चला है, 453 नक्सली अभी तक मारे जा चुके हैं। 1600 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा 1591 नक्सलियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं अगर हम मारे गए गिरफ्तारियों जो बड़े लीडर हैं नक्सलियों के, अगर उनकी बात करें तो इसमें बड़े बड़े नाम शामिल है। जैसे कि इसमें 10 करोड़ का इनामी माओवादी जो महासचिव था बसव राजू, वो इसमें मारा गया है। इसके अलावा लंबी फहरिस्त जो है वो कई लोगों की है। आपको बता दें, नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू, ये मारा गया है। 10 करोड़ का इनामी था। अलग अलग में आंध्रा से लेकर जो है छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जो है वो था। सुधाकर उर्फ नरसिम्हाचलम CC मेंबर था, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे लिस्ट में कई ऐसे बड़े नाम हैं। जयराम उर्फ चलपति है, जिसके ऊपर 45 लाख का इनाम रखा गया था। मधु है, रंजू है, तो ऐसे कई नाम हैं जिनके जो है वो नाम रखा गया, उनके ऊपर इनाम रखा गया था। और इस समय मेरे साथ पूरे मामले में गणेश मिश्रा, मेरे सहयोगी, बीजापुर से जुड़े हुए हैं। गणेश इस अभियान को लंबे समय से पर्सनली जो है वहाँ पर ग्राउंड जीरो तक भी पहुँचे हुए हैं और कई बहुत करीब से उन्होंने गणेश को देखा है। गणेश ने इन मुठभेड़ों को देखा है और ऑपरेशन को लेकर जो उनकी जानकारी है उस बारे में गणेश से एक जो है वो डिटेल तो गणेश, लगातार जो है हमें सफलता सुरक्षा बलों की मिल रही है, बहुत अच्छी बात कही जाए। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं जो अभियान को लेकर। बड़े जो मेंबर है बसव राजू जो है वो नंबाला केशव राव, एक आतंक के रूप में जाना जाता था और पूरे जो कॉरिडोर है, नक्सल कॉरिडोर की कमान, ये उसके हाथ में थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बसव राजू समेत ऐसे अभी तक 28 बड़े हार्डकोर नक्सली हैं
जो चलपति है उसमें, संजय है उसमें, नंगाड़ा है उसमें, इसके अलावा जो ऐसे कई नाम हैं, मधु है उसमें, रंजू है उसमें, शंकर राव उसमें है, ऐसे कई बड़े नाम हैं, भास्कर राव है, ऐसे कई बड़े नाम हैं। ये तो मतलब एक तरह से हम समझ ले, अगर कहें कि गणेश, क्या नक्सलियों की जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ होती है, उसे सुरक्षा बलों ने तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार नक्सल मोर्चे पर जवानों को जो सफलताएं मिल रही हैं, जी। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि वो अब जो है आधुनिक जो तकनीकी वो इजाद कर लिया। तो दूसरी तरफ बस्तर में जिस तरीके से लगातार जो नक्सली जवानों के निशाने पर है, यहाँ जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है, जवानों को सफलता मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं से बस्तर को छोड़कर दूसरे इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज जो गरियाबंद में जो मुठभेड़ हुआ है, उसी का एक नतीजा रहा है। तो दूसरी तरफ देखिए, अब जो है जवान और सरकार के जो निशाने पे है, वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना, आंध्र और जो महाराष्ट्र के जो कैडर हैं वही है। तो अब पिछले 2 साल में देखेंगे तो बसव राजू जैसे नक्सली समेत बड़े बड़े नक्सली जो है वो तेलंगाना के जो थे वो मारे गए हैं। कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के जो नक्सली लीडर हैं, जिस तरीके से लगातार बस्तर के नक्सलियों को लीड करते हैं, तो जी। अब सरकार की सीधा सीधा सोच यही है कि जब तक उनके बड़े लीडरों को टारगेट नहीं करते, तब तक यहाँ से नक्सलवाद का दंश को खत्म करना मुश्किल है। और यही एक वजह रही है कि जिस तरीके से आज जो एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है, जहां पर दो बड़े नक्सलियों के साथ 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो आज बीजापुर में भी 13 लाख के इनामी सहित लगभग 26 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार इस नक्सल मोर्चे पर जवानों को सफलताएं मिल रही हैं। और जिस तरीके से जी। जवानों की रणनीति है, तो कहीं ना कहीं वो बस्तर छोड़ने में जो नक्सली है जो है जी। वो मजबूर होने लगे हैं। गणेश, दो चीज आपसे समझना चाहेंगे। पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ को उस रेड कॉरिडोर का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, ऑपरेशन पॉइंट माना जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से जुड़ता है। और ये अमूमन माना जाता है कि जब नक्सलियों को एक स्टेट में जब दबाव पड़ता है तो वो दूसरे स्टेट में बॉर्डर के थ्रू भागते हैं। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ उन्हें सबसे मुफीद लगता है, बस्तर जो है, क्योंकि ये आंध्रा से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, ये तमाम राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो क्या अब ये माने, जिस तरह से ग्रे हाउंड हो गया आंध्रा का, C60 हो गया महाराष्ट्र का, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कोबरा और डीआरजी बटालियन हो गया, ये तमाम जो यूनिफाइड कमांड के जितने मेंबर हैं, इन सुरक्षा बलों ने जिस तरह से कार्रवाई की है, और जिस तरह से केवल न केवल जो है मुठभेड़ में मारे गए हैं, 400 से ज़्यादा, जो है 450 ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, 1600 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 1500 जो है उन्होंने, वो 1600 करीब उन्होंने सरेंडर कर चुके हैं। तो अब इनकी जो रेड कॉरिडोर जो एक इन्होंने बनाई थी, पूरे देश के बीच में एक लाल लकीर खींच दी थी कि यहाँ से हमारी रेड कॉरिडोर बनती है, वो रेड कॉरिडोर कितनी सिमट चुकी है, और अगर मान लो कुछ बची भी है उसमें गुंजाइश, तो कब तक ये सिमट जाएगी, ऐसी जो है संभावनाएं दिख रही है हमने। देखिए, नक्सलवाद के अंत को समझने के लिए नक्सलवाद की शुरुआत को भी समझने की आवश्यकता है। जिस तरीके से तेलंगाना के श्रीकाकुलम से सबसे पहले नक्सलवाद जो आंदोलन वो शुरू हुआ था, वो वहां खत्म हो गया। उसके बाद धीरे से वो पश्चिम बंगाल पहुंचा, नक्सलबाड़ी वहां खत्म हो गया। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। तो देखिए, धीरे धीरे जिस तरीके से उन इलाकों में नक्सलवाद और नक्सलियों को खत्म किया गया, विकास के जरिए और लोगों को विश्वास के लेने के जरिए जो खत्म किया गया, वो अब जो है वो बयार जो है बस्तर में। क्योंकि बस्तर को नक्सलियों ने एक बेहद सेफ जोन मान कर रखा था, क्योंकि यहाँ जो डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियां वो बेहद विपरीत है। तो उसका भरपूर फायदा नक्सलियों ने उठाया। परंतु अब जिस तरीके से लगातार उन इलाकों में, जिन इलाकों को नक्सली अपना सेफ जोन मानते थे, उन इलाकों में सड़कों का विस्तार हो रहा है, पुल पुलियों का विस्तार हो रहा है, जवानों के कैंप बिठाए जा रहे हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। और यही वो तरीका था जब श्रीकाकुलम और उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का इलाका, उस इलाके से नक्सलवाद को खत्म किया गया था। और उसी तर्ज पे आज जो है छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने की स्थिति में है। तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से ये परिस्थितियां बदल रही है, जी। नक्सलवाद और नक्सलियों के खिलाफ जो परिस्थितियां बनी है, तो कहीं ना कहीं देखिए आने वाले समय में बहुत बिल्कुल, जल्द जिस तरह से 2026। गणेश बता रहे हैं कि केवल ये लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई 3 मोर्चों पर लड़ी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 मोर्चों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। और यही बात है कि निम्बूड हो, श्रीकाकुलम हो, इसके अलावा नांदेड़ हो, ये तमाम जो ऐसी जगह है जो नक्सलवादियों के लिए बेहद सेम जगह जाता था, और नक्सलवादी से शुरू हुआ ये आंदोलन, ये जब धीरे धीरे फैलता गया, रेड कॉरिडोर बनता गया, इन तमाम लोगों पे, हम आंध्रा की अगर हम बात करें, वाईएसआर रेड्डी सरकार ने जिस तरह से वहां पर जो है विकास की धारा बगाई, तो एक बहुत बड़े जो है वो संतुलन उन्होंने बनाकर नक्सलवाद को तीसरे मोर्चे तक खत्म किया। और यही जरूरत है कि अब जो है छत्तीसगढ़ में जिस तरह कार्य हो रहा है, जैसे गणेश बता रहे हैं, कि न केवल जो है वो मैदानी इलाके में शस्त्र के जरिए, बल्कि सामाजिक, आर्थिक जो है उसको मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है, नियत निलनार के जरिए। और यही वजह है कि अब लोगों में ये उम्मीद जगने लगी है कि पिछले 4.5 साल से
जिस नासूर से, नक्सल हिंसा के जिस नासूर से हम जो है वो पीड़ित थे, अब कहीं न कहीं उससे राहत मिलने का समय आ चुका है। शुक्रिया गणेश, पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा मत।